नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चीन का 84% टैरिफ, अमेरिका का 120% टैरिफ। भारत के लिए अपार संभावनाएं। विश्व गुरु बनने का सपना लग रहा है मोदी जी पूरा कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, गोदी मीडिया कहती है। गोदी मीडिया में इतना कंफ्यूजन है, इतने विरोधाभास हैं कि कई बार पत्रकार के रूप में हम सोचने लगते हैं कि क्या पत्रकारिता में अब आर्थिक मामलों के जानकार, वित्तीय मामलों के जानकार नहीं बचे हैं क्या? क्या ये सब कुछ पीएमओ से ही बताया जाता है? अब इकोनॉमिक्स के बजाय जो मोदीनॉमिक्स चल रही है, क्या वहीं से बताया जाता है? और इतना भ्रम क्यों? एक मीडिया हाउस लिखता है चीन तबाह, दूसरा लिखता है चीन का शेयर बाजार उछला, टैरिफ के बाद भी। ये टैरिफ वार है या हम वाकई वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ चुके हैं? वर्ल्ड वार शब्द आता है तो ये लगता है कि एक तरफ से फलसा होगा, एक तरफ परशुराम का, एक तरफ से जो है तलवार होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। हथियारों से ही वर्ल्ड वार में कहीं हथियार नहीं लिखा है, वार है। और बगैर हथियार के भी वॉर होते हैं। तो कहीं ये वर्ल्ड वॉर तो नहीं? अगर वर्ल्ड वॉर है तो फिर भारत कहाँ खड़ा है? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन। आज विशेष निवेदन करके मैं एक ऐसे अतिथि को लेकर के आया हूं जो शायद आपके दिमाग पर तमाम जो भ्रम जगह बना चुके हैं उनको साफ कर सके। वित्तीय मामलों के मैं निजी तौर पर जिनको सबसे बेहतरीन जानकार मानता हूं, आईआरएस अफसर रहे हैं, तो उन्होंने पूरे रेवेन्यू सिस्टम को, फिनांस को देखा है, करीब से जिया है। रिटायर हुए, 18 किताबें लिख डाली। उनको आप देखते भी रहते हैं, उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, वहां उनको आप देखते रहते हैं। लेकिन आज न्यूज लॉन्चर पे मैंने उनसे विशेष अनुरोध किया है, जोड़िए कंट्रोल रूम बोरा साहब को। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद आपका। कई कई भ्रम फैले हुए हैं लगातार। 84 वर्सेज 120, ड्रैगन दम तोड़ देगा। ट्रंप के जाल में ड्रैगन, अपनी चिंता छोड़ के ड्रैगन की चिंता, ट्रंप की चिंता हम कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप पे बड़ा ऐतराज मुझे इसलिए है कि कल बड़े मतलब बहुत ही अभद्र अश्लील टाइप की बयानबाजी की कि सभी एवरीवन वांट्स टू किस माय एस टाइप के कुछ बोला, बड़ा भद्दा सा था। और आज ही अमेरिका ने कहा कि भारत हमसे बातचीत करने में सबसे आगे है। कल कहा एवरीवन वांट्स टू किस माय एस, सब मुझसे डील करना चाहते हैं, सब फोन कर रहे हैं। और आज कह रहा है भारत उसमें सबसे आगे है, मतलब डील में सबसे आगे है। क्या कहना चाहता है? ये सवाल है। साथ में जो 84% टैरिफ चीन ने लगाया, अमेरिका ने लगाया 120%, 75 देशों से टैरिफ वापस कर लिया, मतलब 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया। ये ट्रंप का तमाशा, जो उसमें इंटरवल मैं मानता हूं, इंटरवल हुआ है ट्रंप के तमाशे में। इंटरवल इंटरवल के बाद की फिल्म कैसी होने वाली है सर? जी, बहुत-बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया। आशीष जी, ये दुनिया में पिछले 100 सालों से किसका साम्राज्य रहा? अमेरिका का रहा। हम्म, अब इतना बड़ा साम्राज्य, टेक्नोलॉजी का किंग, पूरी दुनिया अमेरिका को एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर के रूप में देखती रही, अपना भविष्य बनाती रही। एक सपनों का एक देश होता है ना, जिस हम्म, ढंग से उसको आपके सामने रूपित किया गया और हम सभी लोग अमेरिका से प्रभावित रहे हैं, दशकों से भी देखा जाए। और अमेरिका की जो प्रभावशीलता है वो काफ़ी हाई लेवल पे रही है। वो थानेदार भी कह सकते हैं उसको एक मामले में हम्म, और दयावान भी कह सकते हैं कि यूएस एड के द्वारा उसने अपनी सॉफ्ट पावर के द्वारा दुनिया के ऊपर रूल भी किया है। लेकिन वक़्त बदलता है ना, तो नई शक्तियों का उदय होता है। हम्म, और कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एक साम्राज्य के क्षरण होने का समय आ जाता है और वहाँ पर फिर एक राजा आता है तो उसे महसूस होता है कि 100 साल तक मैं राजा था, मेरी गद्दी जा सकती है, एक नया राजा आ सकता है यहाँ पर, हम्म, जो मिलिटरली और इकोनॉमिकली ऐज़ सक्षम हो जैसा मैं हूँ। ये लड़ाई उसी की है, नंबर 1 की लड़ाई है साहब। नंबर 1 पे टिके रहने की लड़ाई है
और जो दूसरे नंबर पे है उसको कैसे करके क्रश कर दिया जाए या उसको वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए कि वो नंबर 2 तक आ ही ना पाए, कि मेरे नजदीक कोई पहुंच ना पाए। लेकिन धीरे धीरे दूरियां कम हो गई पिछले 30-35 सालों में। और दुनिया की जो हमारी पूरी प्रोडक्शन है वह अप्रोक्सीमेटली जिसे क्या कह सकते हैं, जो इकोनॉमी है 100 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की, मोटा मोटा। 100 ट्रिलियन डॉलर में 30 ट्रिलियन डॉलर तो अमेरिका है और 20 ट्रिलियन डॉलर चाइना। तो चाइना। आधी दुनिया तो इन दोनों के पास है और बाकी 198 देश बचे, उनके पास बाकी बचा हुआ 50 ट्रिलियन है। हमारे पास तो ले दे के मुश्किल से 3.5 ट्रिलियन, हम तो कहीं ठहरते नहीं उसके आगे। दूसरा, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर भी नहीं है। अभी 5-6 साल पहले तक हमारा 16% मैन्युफैक्चरिंग था, अब हमारा जीडीपी का 13% ही रह गया है। जंग सारी जो है नंबर 1 की है ये। हम कई बार इसको टैरिफ के रूप में देखते हैं, हम कहते हैं कि ये इंसान मोहम्मद तुगलक है या कौन है, लेकिन एक लार्जर पिक्चर में इसे देखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जो विशेषज्ञ आ रहे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, सब अपनी अपनी बात अच्छे ढंग से कह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ना 16 mm की स्क्रीन में नहीं देखना चाहूंगा, ना 35 mm में देखना चाहूंगा, मैं इसको 70 mm की स्क्रीन पे देखना चाहूंगा कि लार्जर पिक्चर। तो लार्जर पिक्चर यही है कि दुनिया पे इस आने वाली सदी में राज कौन, राज करने में अभी अमेरिका पिछड़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ है पिछले कुछ दशकों में कि अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग था ना, उसका क्षरण हो गया और अमेरिका बहुत स्लोली स्लोली क्या कहते हैं ना, एक सर्विस इकोनॉमी में कन्वर्ट होता चला। अब कोई भी कंट्री अगर दुनिया में ग्रेट बने रहना चाहता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी भी समृद्धि की दुनिया में कहानियां हैं ना, वो सब मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्रियों की कहानियां हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, चीन हो, कोरिया हो, जापान हो, जिसे हम ब्लू कॉलर कल्चर कहते हैं। हम लोग क्या व्हाइट कॉलर वाले हैं, यानी कि लैपटॉप पे काम करेंगे लेकिन बॉयलर सूट पहन के फैक्ट्री में जाके हाथ गंदे नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया इस बात की गवाह है आशीष जी कि जब तक आप फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे और वहां पर बॉयलर सूट पहन के हाथ गंदे नहीं करेंगे, तब तक आप अपने देश को समृद्धि की राह पर आगे नहीं ले जा सकते। और इस संदर्भ में मैंने बहुत बारीकी से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी देखा, सेकंड को भी देखा, जहाँ पश्चिमी देशों ने बहुत ज्यादा तरक्की की, ऑफ लेट फिर 60 के दशक में जापान ने तरक्की की। फिर जब तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है जहाँ पे आईटी का एंट्रेंस स्टार्ट होता है, ये 1980 के आसपास की बात है, तो भारत वहां से जागता है और अपने आप को एक आईटी की सॉफ्ट पावर बनाता है। लेकिन हम चूंकि बेस में मैन्युफैक्चरिंग में कमजोर थे, तो हम उस इकोनॉमी में तो आगे चले गए व्हाइट इकोनॉमी में, लेकिन ब्लू कॉलर इकोनॉमी में पीछे हो गए, हमने अहमियत नहीं पहचानी। और अब जो अगला जो हमारा नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ये एआई का रिवोल्यूशन है। यहाँ भी हम पीछे रह गए, हम बस हमारे हाथ से छूटती नजर आ रही है। क्यों छूटती नजर आ रही है? कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हमें सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने हैं तो हमारे पास मशीनें नहीं है। मशीनें क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मशीनें बनानी नहीं आती, हमें इनोवेशन नहीं आता, हमें इन्वेंशन नहीं आते। आज हमें छोटी छोटी चीज जो होती है बाहर से बनवानी पड़ती है। हमारे मिक्सर ग्राइंडर और सीलिंग फैन भी बाहर से बन के आते हैं। चाइना ने क्या किया कि करीब करीब 30 साल पहले अपना एक एजेंडा सेट किया। चाइना में क्या होता था कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी 10 साल का एजेंडा सेट करती है कि अगले 10 साल में मुझे क्या करना है। तो हर 10 साल में उनकी एक मेजर मीटिंग होती है और अगले 10 साल में बता देते हैं कि ये हमको करना है। वहां से मैन्युफैक्चरिंग की कहानी शुरू होती है और इनका मकसद था कि मैन्युफैक्चरिंग को 25 से 30% अपनी इकोनॉमी पे लेकर चले जाएं और कोई ऐसी चीज ना छोड़ी जाए जिसके द्वारा हम अमेरिका को या किसी भी महाशक्ति को बीट ना कर पाए। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हुई जिसको देख के अमेरिका अचंभित रह गया। वो अचंभा अब टैरिफ ट्रम्प साहब का जो बिहेवियर है उसके अंदर नजर आ रहा है। देखा जाए आपको ये जो गुस्सा नजर आ रहा है ट्रम्प का, या उसका एक दम्भ अहंकार नजर आ रहा है, या जिस ढंग से वो लोगों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम टेलिंग यू दैट दीज कंट्रीज और 70 कंट्रीज आर कॉलिंग अस एंड दे आर किसिंग माय ए डैश 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 are dying to make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Sir, have the mercy on me. ये शब्द किसके लिए कहे गए? 70 देशों के लिए कहे गए कि उससे डील कर लो। उन 70 देशों में एक देश भारत भी तो है। हाँ।
उन 70 देशों में एक देश भारत है, और भारत से भी तो कहा गया है कि यू आर किसिंग माई ए डैश डैश। हम्म, हमारे लिए तो लज्जाजनक स्थिति है ना ये। सिर्फ एक ही तो व्यक्ति था जिसने किसिंग माई वो नहीं किया, वो जिनपिंग हम्म, था। हाँ। जिनपिंग ने जवाब दिया, हम्म, और जवाब देना इस अहंकारी को पसंद नहीं आया कि कोई जवाब कैसे दे सकता है, क्योंकि उसको अभी भी इस बात का दम है कि मैं तो साम्राज्य नंबर 1 हूं। हम्म, लेकिन क्या कहते हैं ना कि वो उसकी टूटती हुई दीवारों को, दीमक लगी छत को देख नहीं पाया कि कैसे वो इकोनॉमी बदल गई और सर्विस इकोनॉमी चेंज हो गई। और आप उसके बाद फिर एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या उसके बाद आपका फेसबुक आता है, गूगल आता है, आप सर्विस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए, और आपका नाता है मैन्युफैक्चरिंग से टूट गया। आपकी नींद तब भी नहीं खुली जब आपके बड़े बड़े जायंट, जिसमें टेस्ला भी था, एप्पल भी था, माइक्रोसॉफ्ट भी था, और बाकी जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर थे, वो सब ने चाइना में जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर लिए। हम्म, अपने देश में यकीन नहीं था। आपकी नींद तब भी नहीं खुली जब आपकी कार बनाने की फैक्ट्रियां जीई और फोर्ड मोटर्स मैक्सिको में चली गई, वहां जाके कार निर्माण करती रही। आपकी नींद तब भी नहीं खुली जब आपको पता लगा कि मैं तो 1 करोड़ 60 लाख कारें एक साल में बेचता हूं, चाइना 2 करोड़ बेचता है, भारत 40 लाख बेचता है। उस 1 करोड़ 60 लाख में से 80 लाख कारें तो मैं आयात कर रहा हूं, वो अमेरिका में निर्मित नहीं हो रही है। और हम्म, जो 80 लाख कारें अमेरिका में निर्मित हो रही है, उसका 60% हिस्सा जो कंपोनेंट है वो चीन से आ रहा है। यानी कि वहां भी आपका 1 करोड़ 30 लाख का माल तो बाहर का हो गया, तो अपना माल आपका कितना हुआ? 30 लाख का। हम्म, 1 करोड़ 60 लाख कारों में से आपकी नींद नहीं खुलती। लेकिन अब सामने जब नजर आता है कि चाइना रेयर अर्थ में टॉप पे आ गया, दुनिया का ऑलमोस्ट 70-80% उसके कब्जे में आ गया, सोलर बैटरी का 95% उसके कब्जे में आ गया, जैसे कि कुल मिला के चाइना का प्रोडक्शन है 23 लाख टन सोलर वेफर्स एंड इनगोट्स, 23 लाख टन। हु इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर इनगोट्स, सोलर वेफर्स एंड इनगोट्स? जर्मनी। 23 लाख के मुकाबले जर्मनी कितना प्रोड्यूस करता है? 75,000 टन। सर क्या हम्म, कॉम्पेरिजन है आपस में? कहा 23 लाख टन और कहा 75,000 टन। इंडिया तो खैर है ही हम्म, नहीं वहां पे। आपकी नींद तब भी नहीं खुलती जब करीब करीब 15 साल पहले एक कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होती है, और वो कहती है कि दुनिया का भविष्य जो है ना, वो बैटरी टेक्नोलॉजी में। दुनिया हम्म, में कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो बिना बैटरी के चलेगी। आज सच कहा जाए तो आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, आपकी घड़ियां हो, हाँ, आपकी 100 चीजें ऐसी हैं जो बैटरी पे चलती हैं। बिना बैटरी का संसार ही नहीं आज की डेट में। हम्म, और तब दुनिया में पहली बार चाइना ने बैटरी टेक्नोलॉजी और बैटरी केमिस्ट्री के कोर्सेज स्टार्ट किए वहां पर, अपनी चाइनीज यूनिवर्सिटीज में। 55 ग्रेजुएट कोर्सेज है सर उनके पास इस समय। और आपको सुन के आशीष जी हैरानी होगी, पूरी दुनिया में बैटरी टेक्नोलॉजी और बैटरी केमिस्ट्री पे एक भी कोर्स नहीं। अमेरिका में कोर्स नहीं है सर, बाकी हम्म, दुनिया की तो बात छोड़ दो, सिर्फ चाइना के अंदर है। चाइना ने रिटेलिएट किया और उस रिटेलिएशन का उसको रिवार्ड भी मिला, जहां पर ट्रंप को झुकना पड़ा। अब यहां से कुछ सवाल पैदा होते हैं कि दुनिया में आने वाले दिनों में ट्रेड की दशा और दिशा क्या होगी, किस पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हर देश की अपनी एक इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, और हमें उसे उसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। कोई भी देश अपने आप में पूर्ण रूप से, आशीष जी, आत्मनिर्भर नहीं होता है। हम्म, उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम कहें कि क्या हम खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर हैं, तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 60 से 70% दालें और 60 से 70% खाने का तेल हम आयात करते हैं। हम्म, मसाले हम आयात करते हैं, जबकि हम मसाले पैदा भी करते हैं। और कई खाने की ऐसी चीजें हैं जिनका हमें आयात करना पड़ता है। ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं उसमें, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कई और चीजें हो सकती है। तो आत्मनिर्भर नहीं है। टेक्नोलॉजी की चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, केमिकल्स हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आयात करनी पड़ती है और बहुत सारे देशों को आयात करनी पड़ती है। तो हर देश की इकोनॉमी के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, और जो सरप्लस होता है उसको वो निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों को मार्केट ढूंढ के। भारत की इकोनॉमी का साइज क्या? 3.6 ट्रिलियन डॉलर। आम भाषा में कहा जाए तो 3600 बिलियन डॉलर। उसको अगर हम्म, कन्वर्ट कर दें, 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर 1000 बिलियन डॉलर होते हैं, और हम्म, 1 बिलियन डॉलर के अंदर 8600 करोड़ होते हैं। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो कि 8600 करोड़ इंटू 3600, ये आपकी इंडियन इकोनॉमी आ जाती है।
अब कमाल की बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की है, हमारी 3.6 की है, और चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 3600 का है, जो इंडियन इकोनॉमी के बराबर है। हाँ, तो हम वही मैं न तो ऑलमोस्ट 9 गुना उनका जो है हमसे एक्सपोर्ट है। दुनिया के 200 मुल्कों में एक्सपोर्ट है, हमारा तो नहीं है ना। हमारी तो ले देके गिनी-चुनी मार्केट है। चाइना की जो साम्राज्य है 200 देशों तक फैला हुआ है। अब भारत कहाँ से प्रभावित होता है? देखिए, भारत के अंदर ना हमारा बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो बहुत गरीब है। जो कृषि का जो तबका है सारा का सारा, पशुपालक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, ये गरीब लोग हैं, ये अमीर नहीं हैं। इस मार्केट के ऊपर ट्रम्प साहब की नज़र है कि इंडिया इसको खोले। इंडिया इसको खोलता नहीं। दरअसल कृषि का क्षेत्र कोई भी कंट्री नहीं खोलता, चाइना भी नहीं खोलता। जो ज़रूरत होती है वो मँगाता है, जो नहीं ज़रूरत होती है वो नहीं मँगाता है। यूरोप इस टाइम पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि मक्खन के पहाड़ पर बैठा है, लेकिन खरीदार कौन है? कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है। अगर हमारा मक्खन अगर उनका मक्खन हमारे यहाँ आ जाएगा और उससे घी, तेल बन जाएगा, बाकी चीज़ें बनेंगी, तो हमारी मदर डेयरी, अमूल, नंदिनी सब बिक जाएँगी और हमारे जो बेचारे पशुपालक हैं, बर्बाद हो जाएँगे। अगर हमारे यहाँ मक्का और सोयाबीन जो कि अधिक वहाँ पैदा होती है अमेरिका में, बहुत बड़ा उसका कंज़म्पशन चाइना का भी है। हमारे जो सोयाबीन के जो उत्पादक हैं, वो बर्बाद हो जाएँगे सारे के सारे। मकई के उत्पादक, कपास के उत्पादक, वो बर्बाद हो जाएँगे। अगर हमने वाशिंगटन एप्पल को खुली छूट दे दी, तो हालात ऐसे हो जाएँगे, हमारा कश्मीर का और जो हिमाचल के जो एप्पल उत्पादक हैं, वो पूरे बर्बाद हो जाएँगे। लेकिन दुःख की बात ये है कि भारत ने पिछले महीने हामी भर दी कि मैं अपना कृषि उद्योग आपके लिए खोलने को तैयार है। और फिर कुछ सरकार के बड़े अधिकारी आते हैं और कहते हैं देखिए कृषि उद्योग खोलने से हमें भी फायदा होगा, हमारे किसानों को भी विदेशी बाज़ारों के अंदर मंडी मिलेगी माल बेचने के लिए। बाय द वे आप बनाते क्या हैं यहाँ पर जो बेचेंगे वहाँ पर? आपके पास सरप्लस है क्या जो आप बेचते हैं? गेहूँ आपके पास सरप्लस नहीं है। और चावल के मामले में सोच-सोच के आप थोड़ा बहुत कि यहाँ अगर चलो रिलीज़ कर देते हैं 2 लाख टन, 4 लाख टन आप पड़ोसी मुल्कों को भेज देते हैं, बाकी तो बेचते नहीं आप। इसके अलावा और कौन-सा मक्का आप नहीं बेचते। आप करते क्या हैं? क्या क्या निर्यात करते हैं आप हमारे फूड स्टफ के अंदर? कुछ भी नहीं करते हैं। छोटी-मोटी मसाले कभी-कभार करते हैं, तो कुछ मसाले आते भी हैं। तो हमारे यहाँ से बाहर क्या जाता है? हमारे यहाँ से बाहर फ्रूट्स जाते हैं कई बार। जैसे मैंगो वगैरह चले जाते हैं, कुछ और जैसे महाराष्ट्र हॉर्टिकल्चर में बहुत आगे है, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें पैदा होती हैं। चीकू हो गया या फिर इसके अलावा संतरे हो गए, मैंगो हो गया, अंगूर हो गए, काफ़ी चीज़ें पैदा होती हैं, वो जाती हैं। अमेरिका में भी कुछ कृषि उत्पाद जाते हैं, प्रोसेस होके जाते हैं। साथ में हमारे जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, वो जाते हैं काफ़ी हद तक। और मुझे लगता है शायद आपने भी एक प्रोग्राम किया था उसके ऊपर मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो श्रिम्प जिसको कि झींगा कहा जाता है, वो काफ़ी मात्रा में जाता है। तो हमारे जो बेचारे क्या कहते हैं सारे के सारे फिशरमैन हैं, वो उन पे डिपेंड करते हैं, जो करोड़ों हैं, उनकी रोज़ी-रोटी है। उसके ऊपर भी आफ़त आन पड़ी है। तो हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम $3600 बिलियन की फैक्ट्री को इंडिया में लगा सकें। जो लोग कहते हैं ना कि भारत अब रिप्लेस कर देगा चाइना को और भारत के पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, मैंने ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी पिछले 30 साल में 30 बार देखी है। हर साल एक अपॉर्च्युनिटी आती है कि चाइना से निकलेंगे भारत आएँगे, चाइना से निकलेंगे भारत आएँगे, चाइना से निकलेंगे भारत आएँगे। कोई आया आज तक एप्पल को छोड़ के? वो भी पार्टली। सब वियतनाम चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, कोरिया सब वहाँ चले जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? अरे भाई साहब यहाँ पे क्यों आएँगे? अगर आपको एक जीएसटी का नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, पता लग रहा है कि आप 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके ऊपर ही ऑब्जेक्शन आते हैं। उसके ऊपर ही कहेंगे ये आपका गलत है, ये सबमिट करो, वो सबमिट करो। आपको वहीं से क्रश करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? आपका यूनिट कहाँ से चलेगा? आपका सर्विस सेक्टर कहाँ से चलेगा? अगर पूरा का पूरा सरकारी महकमा ये अपना कटोरा लेके सामने आ जाए कि पहले मेरे को फीड करो, बाद में किसी और को फीड करना, तो आप कहाँ से चलेंगे? हम दुनिया की फैक्ट्री नहीं है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग 13% पे आ गया जीडीपी का 17 से डाउन होके। दूसरी बात हम वर्ल्ड प्रोडक्शन का सिर्फ 2% है टोटल मिला के, सिर्फ 2%। जो वर्ल्ड ट्रेड है हमारा हिस्सेदारी क्या है? चाइना की हिस्सेदारी कहाँ है? 35% तक पहुँची हुई है। और अब ये दुनिया जो है ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, एडवांस टेक्सटाइल्स जो कि इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल माने जाते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट में वो नहीं बल्कि जो झींगा वगैरह है, मरीन प्रोडक्ट्स जो समुद्र के अंदर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जहाँ पे सपोज़ करो आपको फाइबर फाइबर केबल्स बिछाने हैं और वो बहुत बड़ी किस्म की टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, एटॉमिक एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ हैं।
चाइना उसने महारत हासिल कर ली है, उसका नाम है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में शून्य हैं। और यूनिडो की रिपोर्ट कहती है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का 2030 तक जो चाइना की हिस्सेदारी होगी वो 60% होगी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की। 60%। कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का 60% एक देश में पैदा होगा, और अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 35% चाइना में पैदा होता है। तो हम कहां से रिप्लेस करेंगे? हमारे पास इनोवेशन भी नहीं है, हमारे पास ब्लू कॉलर वर्कर्स नहीं है, हमारे पास वो लोग नहीं है जो इनोवेट करके मशीनरी बना सके। आप सेक्टर पे सेक्टर गिनते चले जाइए। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, एक मैनेजमेंट का सिद्धांत होता है आशीष जी, मैं मैनेजमेंट का फैकल्टी भी हूँ, पढ़ाता हूं, मैं एमबीए क्लासेस को भी पढ़ाता हूँ, कॉर्पोरेट को भी पढ़ाता हूँ। एक चीज होती है कंसिडरेशन जोन, बड़ी फेमस चीज है कंसिडरेशन जोन। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो क्या वो चीज आपके कंसिडरेशन जोन में है क्या? जैसे कि हमारे आशीष भाई ने सोचा कि मुझे एक अच्छा शेविंग सिस्टम चाहिए, तो सबसे पहले कंसिडरेशन जोन के अंदर जिलेट आ जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक कार खरीदनी है और 8-10 लाख की कार खरीदनी है, तो कंसिडरेशन जोन के अंदर फट से एक मारुति और hyundai आ जाएगी कि हाँ, ये अच्छी गाड़ियां हैं, चलो मैं ले लेता हूं इनको। तो कंसिडरेशन जोन में आप आते हो नहीं आते हो। फिर आपने कहा कि मुझे एक शू पॉलिश चाहिए, तो फट से कंसिडरेशन जोन के अंदर एक चेरी ब्लॉसम आ जाता है, दूसरा कुछ नहीं आता। आपके हाँ यार ये तो है। दुनिया में जब 200 मुल्कों के लोग जब ये सोचते हैं कि यार मुझे ये चीज चाहिए, तो कंसिडरेशन जोन में पहला क्या आता है? इंडिया आता है? नहीं, चाइना आता है। चाइना। उस कंसिडरेशन जोन के अंदर चाइना आता है। और मेरी ये जो कंसिडरेशन जोन की थ्योरी है, मैनेजमेंट की अच्छी थ्योरी है, इसे मैं जब कोट करता हूं तो लोग आगे जाके भी उसको कोट करते हैं। अब एक छोटी सी चीज का एग्जांपल देता हूं आपको, इतनी छोटी चीज कि आप कहोगे हम उसको क्यों नहीं बनाते। अगर आप लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स देखें इंडिया की जो चाइना से आता है, आपको हैरानी होगी और शौक लगेगा। इंडिया इंपोर्ट्स इवन द वॉकिंग स्टिक्स फ्रॉम चाइना। वॉकिंग स्टिक्स फ्रॉम चाइना इज बीइंग इंपोर्टेड बाय इंडिया सर। जो लोग थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़े से असहाय हो जाते हैं, हाथ में एक छड़ी लेके चलते हैं, वो छड़ी भी हम आयात करते हैं। क्या हम हिंदुस्तानी एक छड़ी नहीं बना सकते? हम तो पुराने जमाने से हमारे बुजुर्ग भारत को बांस की छड़ी लेके चलते थे, वो छड़ी भी इंपोर्ट होती है। आप कोई भी चीज लो, उनके पास हजारों आइटम्स हैं, हजारों नहीं लाखों आइटम्स हैं, और आपके पास आइटम नहीं है। तो अगर आप उनके पास जाते हैं तो कहेंगे भी मुझे ये चीज चाहिए, कहते बताइए क्या कैसा लगता है, कुछ फोटोग्राफ है बताइए। आपको कहते हैं 15 दिन में प्रोड्यूस करके आपको दे देंगे, 15 दिन के अंदर, जस्ट 15 डेज दे वांट, इनोवेट करेंगे, बना के दे देंगे। हमारे पास कोई यहाँ पर आ जाए तो कोई कहे हमें ये चीज चाहिए, कहता छोड़ ना यार, कहीं होगा तो तुम जाओ। हमारे यहाँ तो वो क्या नाम था उसका, यूपी इन्वेस्टमेंट समिट का जो लड़का आईएएस था, अभिषेक अवस्थी, क्या नाम है उसका, अभिषेक अभिषेक कुछ ऐसा नाम, प्रकाश। प्रकाश, अभिषेक अभिषेक प्रसाद। प्रकाश। हाँ, वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री लगानी है पहले 5% मेरे को दे दो भाई, उसके बाद आगे हाँ। बात करनी। तो ये आदमी क्या भारत का विकास करेंगे? और इसके जैसे लोग सैकड़ों यहां पर हैं जो आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। आपके पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो 3600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सके। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे कंट्री से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ करने नहीं दिया जाता, यहाँ पे किसी को कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। वो आगे बढ़ेगा तो लोग उसे क्रश करने को, मारने को तैयार रहते हैं। चाइना को हम बीट नहीं कर सकते, चाइना को पूरी दुनिया बीट नहीं कर सकती। उसने अपनी वो प्रोवेस पैदा कर ली है जिसको आज की डेट में कोई बीट नहीं कर सकता। वो ब्लू कॉलर वर्कर है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का 60% प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग है। हम कहीं नहीं है साहब, हम कहीं नहीं है। हमारी सारी सेमीकंडक्टर की मशीनरी बाहर से आ रही है, हमारी टनल मेकिंग बोरिंग मशीन चाइना से आती हैं, हमारी जेसीबी मशीन चाइना से आती हैं, कंस्ट्रक्शन की मशीनरी चाइना से आती है, हमारी जो बाकी फैक्ट्रियों की मशीनरी चाइना से आती है। हमारे यहाँ जो एप्पल का फोन बनता है, आपको यकीन नहीं आएगा, जब उसके सारे कलपुर्जे चाइना से आते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेचकस लेके उसको जोड़ते हैं। वो पेचकस कहाँ से आता है? वो भी चाइना से आता है। हमारे ये हालात हैं सर, तो हम पैसे कहाँ से बचाएंगे? हमारे बेचारे गरीब लोग जो गारमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनके हालात ये है कि उनको 5% बचता है मुश्किल से पैसा जब एक्सपोर्ट करते हैं। 26% का यार टैक्स लगा दोगे तो मर जाएंगे वो लोग, सुसाइड कर लेंगे। कौन सुनता है उनकी? सेक्टर बाय सेक्टर हम मरते जा रहे हैं। दवाइयां सबसे प्रमुख, इंडिया का बड़ा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, दुनिया को, जेनरिक मेडिसिन का। दवाइयां किससे बनती हैं? एपीआई से। एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है एपीआई। एपीआई कहां से आता है? चाइना से आता है। चाइना। चाइना चाइना से। हाँ। प्रोड्यूसेस 90% एपीआई ऑफ वर्ल्ड।
90% प्रोडक्शन इज बाई चाइना ऑफ एपीआई। चाइना एपीआई ना भेजे अमेरिका को तो अमेरिका की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डंप हो जाएगी साहब, राख हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। तो चाइना पे डिपेंडेंस कितनी है। अब चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, हम तो हर जगह मरे पड़े हैं। 10 लाख लोग सूरत के अंदर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं इस समय, मालूम है आपको? इस टैक्स के चक्कर में, टैरिफ के चक्कर में हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी के जो ये चीजें वो नहीं बिकेंगी, कौन खरीदेगा उसको 26% टैक्स के ऊपर? हम तो हर तरफ से मर रहे हैं ना। लेकिन क्या सरकार आपको सपोर्ट कर रही है? मेरा मूड क्वेश्चन है। हमारे 60,000 करोड़ का माल समुद्र में इस टाइम, जब वहां पहुंचेगा उसको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अगर 5% की प्रॉफिटेबिलिटी है और अभी 10% टैक्स है उसके ऊपर, जब आप वहां पहुंचोगे और पहले से कुछ टैक्सेस चले आ रहे हैं चीजों के ऊपर, मिला लो 15-20% हो गए, लॉस हो गया ना सर। और ऊपर से वॉलमार्ट जैसे लोग कहते हैं इंडिया से अपनी कीमतें 20% कम कर दो। भाई कहां से कम करेगा बेचारा? 90 रुपए में माल बनाया, तुम्हारे पास भेज दिया, और उसके बाद तुम कहते हो 80 रुपए कर दो। तो घाटे का सौदा कौन करेगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया की तो बहुत हाई है ना। बहुत है, हाँ। चाइना के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है उसका, तो वो कम हो जाती है वहां पर। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अमेरिका चाहता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग वहां आ जाए। मूर्ख है वो। ट्रम्प बहुत बड़ा मूर्ख है, उसे जमीनी हकीकत का नहीं पता। अगर आप एक शर्ट बनाते हैं, कोई एक कपड़ा बनाते हैं, गारमेंट बनाते हैं, जैसे कि आपने एक शर्ट पहनी हुई है, मैंने एक शर्ट पहनी हुई है। अगर मेरी वहां पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अमेरिका में, ऑन एन एवरेज जो मैं बता रहा हूं, सपोज टू $6 है। अगर मैं उस शर्ट को इंडिया में बनवाता हूं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट $1 है। अगर मैं उस शर्ट को बांग्लादेश में बनाता हूं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पैकिंग करके सब कुछ $0.5 है सर। आप बताओ कौन सा ऐसा आदमी होगा जहां पे उसको आधे डॉलर में, या वियतनाम में भी $0.5 है सर, कि वो आधे डॉलर की प्रोडक्शन छोड़ के उसी कपड़े का, सेम चीज का आपको $6 में वहां प्रोडक्शन सेंटर लेके आएगा सर? कैसे करेगा सर वो? क्यों करेगा वो? और चाइना के मैन्युफैक्चरर क्या बेवकूफ हैं, जो वहां अपना अमेरिका के मैन्युफैक्चरर बेवकूफ है जो चाइना में जाके फैक्ट्री लगाते हैं सर? सर आज जो चाइना का एक्सपोर्ट है $440 बिलियन का, 440 में से $200 बिलियन का एक्सपोर्ट वो है जो अमेरिका की कंपनियां चाइना में प्रोड्यूस करती हैं और अपने देश को वापस भेजती हैं। हम्म, हम्म, तो आप मार किसको रहे हो? आप एप्पल को मार रहे हो, आप नाइकी को मार रहे हो, आप टेस्ला को मार रहे हो, आप बाकी जो सैकड़ों कंपनियां हैं जो अपनी यूनिट चाइना में खोल के बैठी हैं, वहां सस्ते में माल प्रोड्यूस करके अपने देश को वापस लेके आती हैं। और हमारी हालत तो ये है कि हम तो वॉकिंग स्टिक भी नहीं बना सकते, हम तो वो भी इंपोर्ट करते हैं साहब। ये हमारे हालात हैं। तो आप करेंगे क्या अल्टीमेटली उसके अंदर? एक हमारी वो पावर नहीं है साहब, हम उसको मैच नहीं कर सकते सर। जी। सर, एक एक फाइनल, बस 1 मिनट में मैं कंक्लूजन चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा भारी भ्रम है। मैं तमाम लोगों से बात करता हूं, दर्शकों से भी हम थोड़ा टच में रहते हैं। उनका कहना है कि अब 75 देशों पर टैरिफ जो है उसको 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया ट्रंप ने। अब जो चाइना और अमेरिका का ये वार है, इसको जो भी वार आप नाम दें, जो वार है ये, इसका असर बाकी देशों पे नहीं है, वो दोनों आपस में निपटेंगे। क्या इन दोनों की लड़ाई का हम लोग पर कोई असर होगा, नहीं होगा, इन दोनों की लड़ाई? 100% होगा। हम्म, अगर दुनिया की 50% इकोनॉमी आपस में लड़ रही हैं, दो इकोनॉमी, और बाकी 50% आप सोचो कि उस आटे में घुन की तरह नहीं पिसेंगे, तो मैं मान ही नहीं सकता। हम्म, अगर अमेरिका के अंदर उसकी वजह से मंदी आ रही है, यूरोपियन यूनियन में मंदी आ रही है, और भारत का जो $350 बिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, वो क्या प्रभावित नहीं होता क्या? आज हम्म, लाखों लोगों की नौकरियां जाने को तैयार बिल्कुल खड़ी हैं जीसीसी के अंदर और आईटी सेक्टर के अंदर। बेचारे वो बच्चे भीख मांगे, मैं आपको बताऊं, बाहर निकल के। आपको नौकरियां कौन सी मिलती है? गिग वर्कर्स की, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, जोमेटो के, स्विगी के, खाने के पैकेट भिजवाने के, एक घर से दूसरे घर में। ये नौकरी दे रहे हो आप हमको? दिस इज द क्वालिटी। सर सारी दुनिया इसके अंदर पिसेगी साहब, कोई नहीं बचेगा। जब सुनामी आएगी ना, अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। और कोई ये सोचे कि भारत नहीं मरेगा, भारत भी उतना ही पिसेगा और उतना ही मरेगा। हम शायद आने वाले तूफान को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हम भी उसमें मर जाएंगे, हम भी उसमें पिस जाएंगे। एक इंडियन फॉरेन सर्विस के एक फेमस ऑफिसर हैं, अक्सर टीवी पे आते हैं, मोदी भक्त भी हैं वो। हम्म, कहते हैं हमें तो फॉरेन की जरूरत ही नहीं है, हम तो 140 करोड़ हैं, हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन इतनी कि हमें विदेश की जरूरत नहीं है। अरे बेवकूफ आदमी, तू 70% दाल बाहर से मंगाता है, 70% प्रोडक्शन खाने का कितना तेल है? बाहर से मंगाता है, तो सारी चीजें तेरी बाहर से आती हैं।
42% हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी का विदेश व्यापार में है, और तू कहता है मैं फॉरेन की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि तू किस किस्म का आदमी है और तूने कौन सी नौकरी की है। तूने क्या इंडिया में रह नौकरी की थी? तू बाहर क्यों गया एम्बेसडर बन के फिर? हाँ। इन जैसे मूर्खों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, मैं आपको बताऊं। ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं। हम भी पिस रहे हैं भाई साहब इस चक्की में, और जब इन दोनों की अगर जंग हो गई कहीं खुदा ना खास्ता, तो हम बच नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा सब। 200 के 200 मुल्क इस चक्की में पिसेंगे, और रेपरकशन, दुष्परिणाम, जब लावा आता है ना, फूटता है, तो नीचे कोई बचता नहीं सर। हम भी नहीं बचेंगे। और हम्म। ये टैरिफ का हमारे ऊपर भी उतना ही दुष्परिणाम होगा जितना बाकियों के ऊपर है। और कोई सोचे 3 महीने राहत मिल गई, 3 महीने बाद की क्यों नहीं सोच रहे हो कि 3 महीने बाद जो सुनामी आ रही है, आपसे क्या-क्या साइन करवाया जाएगा? कृषि के ऊपर सारा आपको ओपन मार्केट कर दिया जाएगा। बाकी सबके ऊपर टैरिफ घटा के 10%, 5% करवा दिए जाएँगे। और अगर आप उनको साइन करके देते हो, तो उर्सुला वॉन डे लेयर ने, जो कि ईयू की चीफ है, वो कहती है, "व्हाटएवर यू आर गोइंग टू गिव टू यूएसए, यू हैव टू गिव इट टू मी आल्सो।" सिंपल वर्ड्स हैं। कहता है अमेरिका को दे रहे हो तो मुझे भी 27 देशों को देना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट डिनाई मी दैट वन। तो आप तो पंडोरा बॉक्स खोल रहे हो ना। आप एक को देते हो, तो ईयू कहेगा मुझे भी दो, ऑस्ट्रेलिया कहेगा मुझे भी दो, जापान कहेगा मुझे भी दो। आप डिनाई किसको करोगे फिर आप? मोदी जी को इकोनॉमी की समझ नहीं है ना। काश उसकी जगह आज मनमोहन सिंह जैसा विद्वान बैठा होता ना, तो संभाल लेता था। कनाडा को संभाल लिया ना, एक अर्थशास्त्री आया, मार्क हाँ। कार्नी आए, और इस तूफान, इस झंझावात में से कनाडा को निकाल के ले गया ना। पहले जहां लिबरल पार्टी वहां चुनाव हारने जा रही थी, अब जीतने जा रही है। किसकी वजह से? एक आदमी की वजह से, कि मार्क कार्नी वो शख्स है जो कनाडा को इस झंझावात से निकाल के ले गया और अमेरिका को सबक सिखा दिया कि भाई, मैं तेरा सामना कर सकता हूं, मैं तेरी बिजली काट सकता हूं, हम्म। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। तो साहब, एक मार्क कार्नी क्या कुछ नहीं कर सकता, हमें उससे सीखने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा ना कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बात बात पे इस ट्रंप के सामने झुकता है और हमें लज्जाहीनता की स्थिति में लेकर आता है। शी शी वहां जिनपिंग ने झुककर अपने शी जिनपिंग ने अपने लोगों को लज्जाहीनता की स्थिति में नहीं आने दिया, पीछे खड़ा रहा। ये बंदा नहीं खड़ा है साहब। काश हमारे पास मनमोहन सिंह होते इस समय, तो इंडिया बच जाता था साहब, बच जाता था। जी। दिक्कत ये भी है सर कि वो झुकता है और फिर देश को भ्रमित करता है इसी मीडिया के जरिए। तमाम जो आपने कहा, तमाम ऐसे एक्सपर्ट बन के आते हैं, क्या क्या बताते हैं, समझ से परे होता है। कल राहुल गांधी ने भी अहमदाबाद में यही बात कही थी, जो आखिर में आपने कहा, मुझे तुरंत याद आया कि बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। उस तूफान में भारत की हालत, प्रोडक्शन है नहीं, हम कहाँ टिकेंगे। इस चीन, ये दो जायंट हैं, इन दो जायंट के बीच में हमारी क्या हालत होगी, ये आज सोचने समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज काफी वक्त दिया और बहुत डिटेल में, बहुत ही भीतर तक जाकर के समझाया। और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि हमारे यहाँ न्यूज लॉन्चर पर आपको पॉलिटिकल खबरें और ये सब बहुत देखने को मिलती हैं। आर्थिक खबरों को अगर आपको तह में जाना है, उसके जड़ में जाना है, आप भले हमारा प्रोग्राम मिस कर जाओ, आप न्यूज टाइम पे जाओगे, जो बोहरा सर का चैनल है, उस पे यही उनका काम है, एक सूत्री। रिटायर होने के बाद यही काम कर रहे हैं एक सूत्री की, जो सच्चाई है वो उसको पूरा धागे खोल करके आप तक समझाएं। तो वहां पर आर्थिक मामलों में कभी आपको कुछ हो, हम लोग खुद समझते हैं फोन करके। तो आपको समझना हो तो हमसे, हम आपको समझ लीजिए कि वो जैसे होता है ना कि बिजली जब ट्रांसमिट होती है तो उसमें लॉस हो जाता है पहुंचते पहुंचते, तो हम बोहरा सर से सीख करके आप तक पहुंचाते हैं, तो तब जनरेशन लॉस हो जाता है, कुछ उसमें गैप हो जाता है। इसलिए आप डायरेक्ट वहां जाकर के सुन सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।